हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न सिर्फ एक हवाई हादसे की त्रासदी को बयान करती है, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे छोटी छोटी गलतियां एक बड़े हादसे का कारण बन सकती हैं। हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग टाइगर लाइन फ्लाइट 66 के हादसे की, जो 19 फरवरी 1989 को मलेशिया में हुआ। ये एक सामान्य कार्गो उड़ान थी जो कुछ ही मिनटों में विमानन इतिहास की सबसे हृदय विदारक घटनाओं में से एक बन गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? इस हादसे ने दुनिया को क्या सिखाया और ये आज भी क्यों याद किया जाता है? चलिए इस हादसे की पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। फ्लाइंग टाइगर लाइन फ्लाइट 66 एक कार्गो उड़ान थी जो सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे से मलेशिया के कुआलालंपुर के सुल्तान अब्दुल अजीज शाह हवाई अड्डे जा रही थी। ये एक बोइंग 747-249F विमान था जिसे 1 नवंबर 1979 को पहली बार उड़ाया गया था और 11 दिसंबर 1979 को फ्लाइंग टाइगर लाइन को सौंपा गया था। हादसे के समय तक इस विमान ने 9000 उड़ान चक्र और 34,000 घंटे की उड़ान पूरी की थी। ये विमान फेडेक्स के लिए ऑन परेड किया जा रहा था और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और अन्य सामान लदे थे जिनकी कीमत लाखों डॉलर थी। इस उड़ान में सिर्फ 4 क्रू मेंबर्स थे। कप्तान फ्रांसिस फ्रैंक हॉलपिन 59 साल के, जिनके पास 20,000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव था। फर्स्ट ऑफिसर जॉन जैक रॉबिन्सन 54 साल के, जिन्हें 15,000 घंटे का अनुभव था। फ्लाइट इंजीनियर रोनाल्ड, जो तकनीकी विशेषज्ञ थे, और एक अन्य क्रू मेंबर जिसका काम कार्गो की निगरानी करना था। ये उड़ान सिर्फ 30 मिनट की थी और कुआलालंपुर में रुकने के बाद विमान को हांगकांग के काई ताक हवाई अड्डे जाना था। लेकिन यह छोटा सा सफर एक बड़ी त्रासदी में बदल गया। फ्लाइंग टाइगर लाइन उस समय दुनिया की सबसे पुरानी कार्गो एयरलाइंस में से एक थी। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी इस कंपनी का नाम फ्लाइंग टाइगर्स से प्रेरित था, जो युद्ध में अमेरिकी पायलटों का नाम था। लेकिन 1980 के दशक में कंपनी आर्थिक मुश्किलों से जूझ रही थी और यह हादसा उनके लिए एक और बड़ा झटका साबित हुआ। उस समय बोइंग 747 कार्गो उड़ानों के लिए सबसे भरोसेमंद विमान माना जाता था, लेकिन इस हादसे ने साबित किया कि सबसे अच्छी तकनीक भी इंसानी गलतियों के सामने कमजोर पड़ सकती है। 19 फरवरी 1989 की सुबह फ्लाइट 66 कुआलालंपुर के हवाई अड्डे के पास उतरने की तैयारी कर रही थी। उस समय सुबह के 3 बजे थे और रात की वजह से दृश्यता कम थी। हालांकि मौसम में कोई खास खराबी नहीं थी। हवाई यातायात नियंत्रण यानी एटीसी ने विमान को रनवे 33 के लिए एनडीबी अप्रोच करने का निर्देश दिया। एनडीबी यानी नॉन डायरेक्शनल बीकन एक पुरानी नेविगेशन तकनीक थी जो रेडियो सिग्नल्स की मदद से विमान को रनवे तक गाइड करती थी। ये आज के जीपीएस आधारित नेविगेशन या इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी आईएलएस की तुलना में बहुत कम सटीक थी। खासकर रात में या पहाड़ी इलाकों में एनडीबी अप्रोच को जोखिम भरा माना जाता था, क्योंकि इसमें पायलट को मैन्युअल गणनाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। एटीसी ने क्रू को केएल नाम के एक रेडियो बीकन की ओर जाने को कहा, लेकिन मलेशिया में केएल कोड वाले 4 अलग अलग बीकन्स थे और कुआलालंपुर का वीओआर सिस्टम भी केएल कोड से जाना जाता था। इससे भारी भ्रम की स्थिति बनी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी सीवीआर से पता चला कि क्रू ने एटीसी से ऊंचाई की पुष्टि करने की कोशिश की, लेकिन एटीसी ने गलती से गलत ऊंचाई को मंजूरी दे दी। क्रू को लगा कि वो 2400 फीट की न्यूनतम सुरक्षित ऊंचाई पर है, लेकिन वो सिर्फ 437 फीट की ऊंचाई पर उतर रहे थे। जांच में सामने आया कि क्रू ने अप्रोच चार्ट को ठीक से नहीं पढ़ा, जिसमें साफ लिखा था कि पहाड़ी इलाके की वजह से 2400 फीट से नीचे उतरना खतरनाक है। विमान का ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम यानी जीपीडब्ल्यूएस बार बार चेतावनी दे रहा था, जो जमीन के करीब होने का संकेत देता है। सीवीआर में रिकॉर्ड हुआ कि फर्स्ट ऑफिसर रॉबिन्सन ने चिंता जताते हुए कहा, कैप्टन, ये अलार्म क्यों बजा रहा है? क्या हम बहुत नीचे हैं? लेकिन कप्तान हॉलपिन ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, हम ठीक हैं कैंप ग्राउंड, बस रनवे दिखने वाला है। यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जांच में पता चला कि क्रू कई उड़ानों के बाद थकान का शिकार था, जिसने उनकी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित किया। आखिरी 10 सेकंड में जब जीपीडब्ल्यूएस ने पुल अप की चेतावनी दी
कप्तान ने चिल्लाकर कहा, मुझे सिर्फ 100 फीट बाकी हैं। शिट! और इसके तुरंत बाद विमान कुआलालंपुर से 12 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमान पूरी तरह टुकड़े टुकड़े हो गया। सभी 4 क्रू मेंबर्स की मौके पर मौत हो गई और लाखों डॉलर का कार्गो भी नष्ट हो गया। हादसे की जगह पर केवल मलबा, धुआं और सन्नाटा रह गया। जांच मलेशियाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण और अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB ने मिलकर की, लेकिन इस दौरान कई विवाद भी हुए। मलेशियाई जांचकर्ताओं ने ATC की गलतियों और भ्रामक KL कोड पर ज्यादा जोर दिया, जबकि फ्लाइंग टाइगर लाइन ने दावा किया कि उनके क्रू को पर्याप्त ट्रेनिंग दी गई थी। कुछ विशेषज्ञों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या NDB अप्रोच जैसे पुराने सिस्टम को इतने बड़े विमान के लिए इस्तेमाल करना सही था। आखिरकार हादसे के कई कारण सामने आए। पहला, क्रू की गलती। पायलटों ने अप्रोच चार्ट को गलत समझा और गलत ऊंचाई पर उतरे। दूसरा, खराब संचार। क्रू और ATC के बीच गलत फहमियां थीं और कॉकपिट में क्रू मेंबर्स आपस में स्थिति को ठीक करने में नाकाम रहे। तीसरा, KL कोड का भ्रम। चौथा, NDB अप्रोच की तकनीकी सीमाएं। पांचवां, GPWS चेतावनी को नजरअंदाज करना। छठा, क्रू की थकान, क्योंकि वो लगातार कई उड़ानों के बाद मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए थे। और सातवां, अप्रोच चार्ट की जटिलता, जो क्रू के लिए समझना मुश्किल थी। इस हादसे ने मलेशिया में स्थानीय समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया। हादसे की जगह एक जंगल और पहाड़ी इलाका था, जहां स्थानीय लोगों ने तेज धमाके की आवाज सुनी। अगले दिन मलेशियाई अखबारों ने इसे कुआलालंपुर की त्रासदी का नाम दिया। हादसे की जगह पर बचाव दल को कई दिन तक काम करना पड़ा और मलबे से क्रू के अवशेष और कार्गो के टुकड़े ही मिले। आज वो जगह एक यादगार स्थल के रूप में जानी जाती है, जहां लोग उस हादसे को याद करते हैं। मलेशियाई सरकार ने क्रू के परिवारों को मुआवजा देने की पेशकश की, लेकिन फ्लाइंग टाइगर लाइन और मलेशियाई अधिकारियों के बीच कानूनी विवाद भी हुआ, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे थे। इस त्रासदी ने विमानन जगत में कई बड़े बदलावों की नींव रखी। सबसे पहले GPWS के लिए एक नया नियम बनाया गया, जिसे GPWS एस्केप मैन्यूवर कहते हैं। इसमें अलार्म बजते ही पायलटों को तुरंत अधिकतम थ्रस्ट देकर विमान को ऊपर ले जाना होता है, बिना किसी देरी के। दूसरा, क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट यानी CRM ट्रेनिंग को और सख्त किया गया। अब पायलटों को सिखाया जाता है कि वो कॉकपिट में खुलकर अपनी चिंताएं जताएं, भले ही कप्तान कुछ और कहे। तीसरा, NDB अप्रोच को धीरे धीरे हटाकर ILS और GPS आधारित नेविगेशन सिस्टम को अपनाया गया। आज के विमान कॉकपिट में ऑटोमेटेड सिस्टम, रियल टाइम टेरेन मैपिंग और AI आधारित अलर्ट सिस्टम ने ऐसी गलतियों को लगभग असंभव बना दिया है। चौथा, ATC प्रक्रियाओं को और स्पष्ट किया गया ताकि रेडियो बीकन्स के कोड से भ्रम न हो। पांचवां, पायलटों की थकान को कम करने के लिए सख्त नियम बनाए गए, जैसे उड़ान घंटों की सीमा और अनिवार्य आराम का समय। इस हादसे का दीर्घकालिक प्रभाव भी गहरा था। फ्लाइंग टाइगर लाइन, जो पहले से ही आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रही थी, इस हादसे के बाद और कमजोर पड़ गई। 1989 के अंत में कंपनी का फेडेक्स में विलय हो गया और फ्लाइंग टाइगर का नाम इतिहास बन गया। मलेशिया में हवाई यातायात नियंत्रण सिस्टम को पूरी तरह अपग्रेड किया गया। आज कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के सबसे आधुनिक और सुरक्षित हवाई अड्डों में से एक है और NDB अप्रोच का इस्तेमाल अब वहां पूरी तरह बंद हो चुका है। इस हादसे ने मलेशियाई विमानन नीतियों को भी प्रभावित किया और सरकार ने नए हवाई अड्डों और सख्त सुरक्षा नियमों में निवेश किया। अगर हम इस हादसे की तुलना अन्य हादसों से करें, तो 1980 के दशक में NDB अप्रोच की वजह से कई हादसे हुए थे। उदाहरण के लिए 1983 में कोरियन एयरलाइंस फ्लाइट 015 भी NDB अप्रोच के दौरान गलत नेविगेशन की वजह से मुश्किल में पड़ गई थी। हालांकि वो हादसा उतना घातक नहीं था, लेकिन फ्लाइंग टाइगर फ्लाइट 66 ने खास तौर पर GPWS, CRM और आधुनिक नेविगेशन की जरूरत को उजागर किया। ये हादसा विमानन इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि इसके बाद पुरानी तकनीकों को तेजी से बदला गया। इस हादसे की कहानी हमें कई सबक देती है। पहला,
तकनीक कितनी भी उन्नत हो, इंसानी सावधानी और ट्रेनिंग का कोई विकल्प नहीं है। दूसरा, कॉकपिट में संचार और तालमेल कितना महत्वपूर्ण है। और तीसरा, हर हादसा हमें बेहतर और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाता है। फ्लाइंग टाइगर फ्लाइट 6-6 की त्रासदी ने उन 4 क्रू मेंबर्स की जान ली, लेकिन इसने लाखों हवाई यात्रियों की जिंदगी को सुरक्षित बनाने में भी योगदान दिया। दोस्तों, फ्लाइंग टाइगर फ्लाइट 6-6 की कहानी हृदय विदारक है, लेकिन यह हमें सिखाती है कि गलतियों से सीखकर हम बेहतर हो सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने पहले इस हादसे के बारे में सुना था? और क्या आप चाहेंगे कि हम विमानन के अन्य हादसों, नई तकनीकों या पायलटों की ट्रेनिंग जैसे विषयों पर और वीडियो बनाएं? कमेंट में जरूर बताएं। हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें ताकि हमारे नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।